गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पोलरिटी डिस्कस की थी कि किस तरह से कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड पोलर हो जाता है। तो वहाँ हमने पोलरिटी देखी। पोलरिटी क्या थी? सेपरेशन ऑफ चार्ज को हम पोलरिटी कह रहे थे। ठीक है, तो आपने ये भी देखा कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कम्प्लीटली पोलर होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हमने देखा था कि जो पोलरिटी है वो सिर्फ जो आपके मॉलिक्यूल्स से उनमें कहीं कहीं आपको देखने को मिल रही थी। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन वाले कोवेलेंट कंपाउंड देखो तो वहाँ वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड थे। क्यों? क्योंकि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। ठीक है, उसके अलावा जो आपके होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स थे जैसे कि Cl2H2 वो भी क्या थे? सेम एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही थी, तो वो भी नॉन पोलर ही थे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं था, चार्ज सेपरेट नहीं हो रहे थे। फिर हमने देखा कि हेट्रोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल्स थे जैसे कि आप H2O का एग्जांपल लो, HCl लो, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें बॉन्डिंग है टू डिफरेंट एटम्स के बीच में, तो ऑब्वियसली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होती है, तो वहाँ पर जो पोलरिटी वो जनरेट होती है, तो उस तरह का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर कहलाता है। ये सब हमने डिस्कस किया। अब बात आती है पोलरिटी की मेजरमेंट की। तो देखो, पोलरिटी की मेजरमेंट जहाँ भी आ जाता है वहाँ हम डायपोल मोमेंट यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोलरिटी कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ डायपोल मोमेंट। पोलरिटी मेजर करनी है तो आपको डायपोल मोमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की अगर डेफिनेशन लिखोगे तो आप लिखोगे यहाँ पर पोलरिटी ऑफ एनी कंपाउंड कैन बी measured in term of dipole moment। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट हमें समझ में आता है कि पोलरिटी को मेजर करेंगे इसके थ्रू। ओके, अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखो डायपोल मोमेंट का तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन म्यू है। डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डेफिनेशन अगर आपसे पूछे डायपोल मोमेंट की तो हम कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। कैसे? देखो, डायपोल मोमेंट कैसे आप कैलकुलेट करोगे? मान लो ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है, कोई बॉन्ड है, वो पोलर है। ठीक है, तो यहाँ आपको डायपोल मोमेंट देखना है पोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? ठीक है, इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड। ओके, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इनके बीच की दूरी। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस। ओके, तो देखो, जैसे कि हम डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है, ओके, +2 -2 जो भी चार्ज है। ऑब्वियसली बॉन्ड अगर बनेगा तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा। ठीक है, +2 है तो -2 होगा, तो वो जो मैग्नीट्यूड है हम लेंगे 2 की फॉर्म में। ओके, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, दोनों चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उनका मैग्नीट्यूड और जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट है, यानी उन दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन ही डायपोल मोमेंट कहलाएगा। तो अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो म्यू से आप रिप्रेजेंट करोगे डायपोल मोमेंट को। इट विल बी इक्वल्स टू द क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 2 3 4 जितना भी चार्ज होगा इंटू डी, यानी डिस्टेंस उनके बीच का। ओके, तो यहाँ हम देखो बात कर सकते हैं जैसे कि HCl आपने देखा। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट पोलरिटी को आप इंडिकेट करते हो। ठीक है, डायपोल मोमेंट आपको बताना होगा कि कितना पोलर है ये, उसके अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे कि H पर +1 चार्ज है तो Cl पर -1 चार्ज होगा। ठीक है, तो इसका चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो उनका डायपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट के लिए हमने म्यू रिप्रेजेंटेशन लिया, तो 1 म्यू का वैल्यू जो होता है, 1 म्यू विल बी इक्वल्स टू द 3.33564 इंटू 10⁻⁻30। ओके, 1 म्यू का वैल्यू इतना होता है। अब -30 यूनिट क्या होगी इसकी? तो देखो, यूनिट
आपका चार्ज है, चार्ज के लिए आप कूलाम यूज़ करते हो, डिस्टेंस के लिए आप यूज़ करते हो, मीटर में हम डिस्टेंस ले रहे हैं या सेंटीमीटर ले सकते हो, तो यूनिट क्या हो जाएगी म्यू की, कूलाम इनटू मीटर कह सकते हो इसको या सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो हम जानते हैं कि पोलैरिटी हम किसकी फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, डायपोल मोमेंट की फॉर्म में। कि आप पोलैरिटी बता रहे हो तो डायपोल मोमेंट की फॉर्म में आप पोलैरिटी बताओगे किसी भी बॉन्ड की। ठीक है, डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन हमने देखा, रिप्रेजेंटेशन हमने देखा डायपोल मोमेंट का। अब देखो डायपोल मोमेंट को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, डायपोल मोमेंट को इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और जो एरो का हेड है, हेड ऑफ द एरो, देखो रिप्रेजेंटेशन अगर आप लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जो इसका हेड है वो किसकी तरफ देखने को मिलता है हमें, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो हम लिखेंगे हेड ऑफ एरो, head of arrow will be towards the more electronegative atom। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास, हम HCl की ही बात कर लेते हैं, HCl के बीच में पोलैरिटी है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड शो करोगे आप इस तरह से डायपोल मोमेंट को, और जो हेड है इस एरो का वो किसकी तरफ होगा, Cl की तरफ, क्योंकि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का हेड इस तरफ होता है, इस तरफ शिफ्टेड होता है। तो इस तरह हम डायपोल मोमेंट को समझते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि डायपोल मोमेंट किस तरह के मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होता है, यानी किसकी पॉलैरिटी हायर है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट कम होता है, कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, डायपोल मोमेंट हमें समझ में आता है, पॉलैरिटी हम मेजर करते हैं उससे। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आप पर्टिकुलर एटम्स का या उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनकी पॉलैरिटी डिसाइड करने के लिए आप डायपोल मोमेंट कैसे आप उसका मेजर करोगे। तो यहाँ देखो, इन केस ऑफ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज द वेक्टर सम ऑफ द डायपोल मोमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। क्या समझ में आता है हमें ये, हमें किसी पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 2 से ज़्यादा एटम है आपके पास। ठीक है, तो उस पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में जो डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर सम होगा, यानी वो समीशन होगा किस किस के बीच का, कि जो उसमें जो डिफरेंट डायपोल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उनके डायपोल मोमेंट का समीशन होगा। देखो जैसे कि H2O का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड आपको दिखने को मिल रहे हैं, दोनों OH हैं। ठीक है, हम इस OH बॉन्ड का डायपोल देखते हैं किस तरफ इंडिकेट होगा, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ भी इस OH बॉन्ड का डायपोल किस तरफ इंडिकेट होगा, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरह से रिपेल करेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है इस H2O के केस में, नेट डायपोल मोमेंट इज द रिजल्टेंट ऑफ डायपोल मोमेंट्स ऑफ 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड है। ठीक है, इन दोनों OH बॉन्ड का डायपोल डिफरेंट होगा। ठीक है, या OH बॉन्ड जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका वेक्टर समीशन होगा, और यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कि जैसे BeH2 की बात करें हम, बेरिलियम हाइड्रेट की, तो डायपोल मोमेंट ऑफ बेरिलियम हाइड्रेट विल बी 0। यहाँ पर 0 बता रहे हैं, कैसे, देखो, बिकॉज द 2 इक्वल बॉन्ड डायपोल्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। देखो कैसे, ये BeF2 है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड है। ठीक है, ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह से इसका डायपोल इस तरह से शो किया जाएगा। यहाँ भी BeF, ठीक है, इसका डायपोल हम इस तरह से शो करेंगे। दोनों डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, और यहाँ टोटल डायपोल कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करें BF3, तो यहाँ भी आप इसके डायपोल को ऐसे ही शो करोगे टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम। ठीक है, तीनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और तीनों जो डिफरेंट बॉन्ड डायपोल है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ भी जो डायपोल मोमेंट है वो 0 निकल कर आता है। ठीक है, तो इस तरह से पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में हम डायपोल कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप वाटर का ही एग्जांपल देखो, तो वाटर में देखो डायपोल, दोनों डायपोल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है,
तो इनका समेशन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर डायपोल का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जबकि अगर H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन की कंपेयर में, तो डायपोल की डायरेक्शन H की तरफ हो जाती, ठीक है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने पर या जैसा भी, तो दोनों का बॉन्ड डायपोल कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। ये चीज़ है कि आप किस तरह से डायपोल कैलकुलेट करते हो, कैसे डिटरमाइन करते हो कि कोई भी बॉन्ड जो है वो पॉलर होगा या कोई मॉलिक्यूल पॉलर होगा, ठीक है। अब और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पॉलरिटी को कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। इसको नोट डाउन कर लो आप। सो स्टूडेंट, बॉन्ड की पॉलरिटी समझने के लिए हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक अमोनिया है NH3 और एक NF3 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इनका बॉन्ड डायपोल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो, जब कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि अमोनिया का जो डायपोल मोमेंट था वो उसकी वैल्यू हायर थी, ठीक है, NF3 के डायपोल मोमेंट से, ठीक है। दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यू था डायपोल मोमेंट का, बट अमोनिया का NF3 से हायर था। उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम NH3 लिखेंगे, ठीक है। 3 तो NH बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। तीनों का अलग अलग डायपोल देखेंगे, फिर उसका जो समेशन होगा वो टोटल मॉलिक्यूल का डायपोल होगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पर, तो उसकी वजह से भी कुछ डायपोल होगा, ठीक है। उनकी डायरेक्शन हम देखेंगे, ठीक है। ऐसा ही NF3 में होगा। सबसे पहले NH3 में देख लेते हैं। NH बॉन्ड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल तीनों NH का नाइट्रोजन की टुवर्ड्स ही होगा, नाइट्रोजन की तरफ पॉइंटेड होगा। और लोन पेयर की वजह से जो डायपोल है, ठीक है, उसका डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ ही है। समझ में आ रही है ये चीज़। तो तीनों जो NH बॉन्ड का डायपोल है वो सेम डायरेक्शन में, लोन पेयर के डायरेक्शन से भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लोन पेयर की वजह से जो डायपोल है, तो तीनों का समेशन होगा तो डायपोल की वैल्यू हमें हायर मिलेगी। जबकि हम अगर NF3 के केस में देखते हैं तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो NF बॉन्ड का डायपोल फ्लोरीन की तरफ टूवर्ड्स शिफ्टेड है, ठीक है। अब अगर हम नाइट्रोजन में प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से डायपोल जो क्रिएट हो रहा है उसको देखें तो उसकी डायरेक्शन तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन की तरफ होगी। समझ में आ रही है चीज़। तो थोड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, 3 बॉन्ड नहीं जा रहे हैं, बट एक डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर NF3 के केस में वो क्या हो जाएगा, डायपोल का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, ओके, ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ लोन पेयर डायपोल। तो यही वजह है कि NH3 का डायपोल हायर होता है और NF3 का लोअर होता है, ठीक है। यहाँ कैंसिल आउट नहीं होगा डायपोल, क्योंकि एक NF, ठीक है, और लोन पेयर का एक बॉन्ड है, ये 2 NF तो क्रिएट करेंगे ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर जो म्यू है यानी डायपोल मोमेंट है NH3 का, उसकी वैल्यू 4.90 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर कहाँ से आई, Q इंटू डी। इसी तरह तो कैलकुलेट करते हैं ना हम डायपोल को, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस। उसके बाद NF3 का जो डायपोल है उसकी वैल्यू कुछ इतनी दी हुई है, दोनों में से वैल्यू NH3 के डायपोल की हायर है। तो हमें अपना एक्सप्लेनेशन कैसे देना है। In ammonia, nitrogen is more electronegative. Okay, so NH bond dipole pointing towards the nitrogen atom, जो कि हम यहाँ पर शो कर रहे हैं. Okay, and one lone pair dipole is also in the same direction. One lone pair dipole nitrogen की तरफ pointed होगा. Okay, अब होगा क्या इनकी सेम डायरेक्शन से, तो अमोनिया में क्या होगा, 3NH dipole will strengthen the lone pair dipole. ओके, ये स्ट्रेंथफुल कर देंगे लोन पेयर डायपोल को, क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सबमिशन होगा तो लोन पेयर डायपोल भी बढ़ जाएगा. ओके, तो ओवरऑल डायपोल जो है अमोनिया का इस वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, इस तरह हम अपना आंसर लिखेंगे. फिर हम देखते हैं NF3, तो हम कहेंगे कि इन NF3 अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 3NH डायपोल वीकन द लोन पेयर डायपोल. ठीक है, इसकी वजह से लोन पेयर का डायपोल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है NF के कंपेयर में. दैट्स वाई NF3 का जब आप डायपोल कैलकुलेट करते हो तो उसका डायपोल मोमेंट कम आता है. ठीक है, तो इस तरह हम कंपेयर करते हैं. और अगर हमसे कहें कि मोर पॉलर कौन सा मॉलिक्यूल होगा, तो हम कहेंगे NH3 ज़्यादा पॉलर होगा एज कम्पेयर टू NF3. तो इस तरह हम कंपेयर करते हैं डायपोल मोमेंट के बेसिस पर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल की पॉलरिटी को. ओके, जिसका डायपोल जितना कम होगा वो उतना ही कम पॉलर होगा. ठीक है, और डायपोल कम ज़्यादा कैसे होता है, आप उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एक बॉन्ड का डायपोल देखो. ठीक है, डायपोल कहाँ शिफ्ट होगा हर एक बॉन्ड का, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि कौन सा डायपोल कैंसिल आउट हो रहे हैं. अगर बिल्कुल ही कैंसिल आउट हो जाते हैं तो जीरो हो जाता है, जैसे कि आपने लीनियर मॉलिक्यूल के केस में देखा था BF2. देखो यहाँ देख सकते हैं BF2 के केस में. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लीनियर मॉलिक्यूल है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है लोन पेयर, तो कैंसिल आउट. ठीक है, इनका जो डायपोल है अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा. इस तरह से हम देखते हैं इस चीज़ को. ठीक है, तो
ये तो हमने डायपोल के बारे में जाना कि डायपोल क्या है, पोलैरिटी से हमने स्टार्ट किया था। पोलैरिटी हमने जाना कि चार्ज का सेपरेशन है, उसके बाद उस चार्ज सेपरेशन को आप कैसे मेजर करते हो, इन द फॉर्म ऑफ डायपोल। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना होगा डायपोल मोमेंट के बेसिस पर, तो आप कंपेयर कर लेते हो कि ये पोलर है या फिर इसकी पोलैरिटी हायर है। अब आपको जैसे कि दिया जाए कि कोवेलेंट और आयनिक नेचर आप कैसे फाइंड आउट करोगे किसी पर्टिकुलर बॉन्ड में। ठीक है, तो उसके लिए फजान का रूल है। ठीक है, फजान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना रूल दिया कि आप इस रूल को लेकर आप बता सकते हो कि कौन सा जो बॉन्ड है वो ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर्स होंगे उसमें या जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे पोलैरिटी के बेसिस पर, वो चीज़ हम देखेंगे। आप इसे नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, डायपोल मोमेंट से आपने जाना कि किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड में मिलने वाले आयनिक कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि NH3 NF3 सब में कोवेलेंट बॉन्ड था, H2O आपका सब में कोवेलेंट बॉन्ड था। उस कोवेलेंट बॉन्ड में डायपोल मोमेंट से आपने जाना कि किस तरह आयनिक कैरेक्टर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है आयनिक बॉन्ड में मिलने वाले कोवेलेंट कैरेक्टर्स की, कि आयनिक बॉन्ड में कितने कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं, तो वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप फजान के रूल को देखते हो। ठीक है, क्या कहता है ये रूल, देखो, दिस रूल डिस्क्राइब द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में पार्शियली कितने कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं वो बताता है। देखो 3 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लो। तो सबसे पहले स्मॉलर द साइज ऑफ केटाइन, केटाइन का साइज। ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढने हैं, तो आयनिक बॉन्ड केटाइन और एनाइन से मिलकर बना हुआ होगा। यहाँ बात हो रही है केटाइन की। ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ केटाइन एंड लार्जर द साइज ऑफ एनाइन। केटाइन का साइज जितना छोटा हो और एनाइन का साइज जितना बड़ा हो, ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर्स उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप कंपेयर कर लो, दो आयनिक कंपाउंड आपको दिए जाएं, ठीक है, जिसमें केटाइन का साइज छोटा हो और एनाइन का साइज बड़ा हो, उसमें आपको कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों होता है ऐसा, ये चीज़ हम देखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन केटाइन। स्मॉलर साइज का केटाइन होगा तो ऑब्वियसली चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, छोटे साइज का केटाइन है तो ये जो प्लस चार्ज है वो इतने छोटे से साइज के केटाइन पर फैला हुआ है, पूरी तरह से फैला हुआ है, तो यहाँ पर ये पावरफुल केटाइन की फॉर्म में काम करेगा। जबकि आप बड़ा केटाइन देखो, प्लस चार्ज है, केटाइन का साइज बड़ा है, तो प्लस चार्ज पूरे केटाइन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि ग्रेटर द चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन पर चार्ज कब ज़्यादा होगा, जब साइज स्मॉलर होगा। ओके, ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड के कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी वही ज़्यादा होंगे। ठीक है, हमें फजान्स रूल से क्या फाइंड आउट करना है, आयनिक बॉन्ड में मिलने वाले कोवेलेंट कैरेक्टर्स। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसका साइज छोटा लिया था, पहले हमने केटाइन का, और एनाइन का साइज बड़ा लिया था। फिर वही चीज़ कि चार्ज ऑन केटाइन, तो केटाइन पर चार्ज भी तभी ज़्यादा होगा जब आपका साइज छोटा होगा केटाइन का। ठीक है, तो केटाइन का साइज छोटा होने पर या केटाइन पर चार्ज ज़्यादा होने पर आयनिक बॉन्ड के कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप समझोगे कि कैसे आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। स्मॉलर साइज केटाइन पोलराइज द एनाइन। स्मॉलर साइज का केटाइन क्या करेगा, एनाइन को पोलराइज करेगा, उसमें पोलराइज करने की पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उस पर चार्ज ज़्यादा है, एनाइन को अपनी तरफ खींचेगा। ओके, बाय पुलिंग द इलेक्ट्रॉन चार्ज टुवर्ड इटसेल्फ। किस तरह पोलराइज करेगा, अपनी तरफ खींचकर। पॉजिटिवली चार्ज है, छोटा साइज है, ओके, और उस पर ज़्यादा पावरफुल है वो, एंड मेक द बॉन्ड कोवेलेंट। और बॉन्ड कैसा कर देगा, वो कोवेलेंट कर देगा। देखो कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मान लिया हमने कि पॉजिटिव चार्ज हमारा ज़्यादा पावरफुल है, स्मॉलर साइज है, चार्ज ज़्यादा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज एनायन को अपनी तरफ पुल करेगा इस तरह से। ठीक है, पास आएंगे, ओके, शेयरिंग होगी, आप कह सकते हो ओवरलैपिंग होगी, और उससे एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से पोलराइज कर देगा और बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो था फजान्स रूल। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, केटाइन का छोटा साइज देख लो या फिर केटाइन का चार्ज ज़्यादा देख लो। ठीक है, तो वहाँ पर आपका आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो चार्ज केटाइन है, ज़्यादा पावरफुल केटाइन है, वो एनायन को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है बाय पुलिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचकर। ओवरलैपिंग होती है और जो बनने वाला बॉन्ड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन कंपेयर करें आपसे कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कौन जो है आयनिक बॉन्ड होगा। तो देखो, सबसे पहले इफ़ यू हैव नोट डाउन देन आई विल क्लियर इट। देखो, जैसे कि आपको दिया जाए NaCl, ओके, और KCl,
ये दोनों आपको दे दिए और आपसे पूछेंगे कि इसमें से किस में ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। दोनों आयोनिक है, प्लस माइनस से बने हुए हैं। अब पूछेगा आपसे कि कौन ज़्यादा कोवलेंट है इन दोनों में से, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले दोनों में एनायन सेम है, एनायन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे केटायन का। क्यों? क्योंकि केटायन वेरी कर रहा है, एक में सोडियम है एक में पोटेशियम केटायन है। अब साइज देख लो, किस केटायन का साइज ज़्यादा है, छोटा है। जिस केटायन का साइज छोटा होगा ऑब्वियसली उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी हाई होगी और वो ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम में से एस ब्लॉक में अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो तो सोडियम ऊपर मिलेगा आपको और पोटेशियम नीचे देखने को मिलता है, और नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, यानी पोटेशियम का साइज हायर है, ठीक है। तो सोडियम का साइज क्या हो गया, सोडियम आयन का साइज छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि NaCl विल बी मोर कोवलेंट एज कंपेयर टू KCl, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप NaCl is more covalent due to its smaller size Na प्लस केटायन। इसके स्मॉलर साइज के Na प्लस केटायन की वजह से ज़्यादा पोलराइज करेगा और इसमें कोवलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू KCl ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर उसके अलावा अगर आपसे कहें और एग्जांपल दे दें आपको, NaF दे दिया, NaCl दे दिया, NaBr दे दिया, आपसे पूछे इनमें से बताओ विच इज़ मोर कोवलेंट, ठीक है। तो कोवलेंट के लिए आपको देखना होता है केटायन या एनायन, ठीक है। केटायन का साइज छोटा या एनायन का साइज बड़ा, तो केटायन तो सब में सेम है, सोडियम Na प्लस है। अब साइज हमें देखना है एनायन का, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। एनायन का साइज बड़ा होने पर कोवलेंट कैरेक्टर कम हो जाएंगे, यही तो पढ़ा है हमने फजांस रूल में, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन। अब एनायन का साइज देखने के लिए अगर आप हेलोजेंस की कंडीशन देखते हो तो हेलोजन डाउन द ग्रुप होते हैं, ठीक है, इस तरह से FCl Br I, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज आपको बड़ा हुआ मिलेगा। तो इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो ब्रोमीन का साइज हायर है, ठीक है, लार्जर द साइज ऑफ एनायन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर्स इस तरह से इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे NaBr इज मोर कोवलेंट ड्यू टू, क्या रीज़न होगा, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ एनायन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है। तो फजांस के रूल से हमने देखा कि किस तरह आप आयनिक बॉन्ड में मिलने वाले कोवलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, और डायपोल मोमेंट से आपने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड में मिलने वाले आयनिक कैरेक्टर्स आप कैसे बता सकते हो कि कौन ज़्यादा आयनिक होगा। जिसके अंदर डायपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ही आयोनिक था उस केस में, ठीक है। तो इस तरह हमने पॉलरिटी, डायपोल मोमेंट, ओके, और आयनिक बॉन्ड में मिलने वाले कोवलेंट कैरेक्टर, फजांस रूल, इन सब की स्टडी की, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी ये चीज़ यहाँ पर फिनिश होती है। बॉन्ड की पॉलरिटी हम समझ चुके हैं कि एक्चुअल में बॉन्ड पोलर होना यानी बॉन्ड पर दो पोल जनरेट होना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जनरेट होना। कब जनरेट होते हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग को समझाने के लिए। देखो जैसे कि हम बॉन्डिंग की ही बात कर रहे थे चैप्टर के स्टार्टिंग में, बॉन्डिंग समझाने के लिए लुईस ने अपनी कंसेप्ट दी थी, उसके बाद आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। अब आप जो नई कंसेप्ट पढ़ोगे बॉन्डिंग को समझाने के लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।